नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। 24 का महाभारत, यूपी की राजनीति में हलचल। राजनीति में ओवैसी की एंट्री। ओवैसी ने पल्लवी पटेल से गठबंधन किया। अब मुस्लिम वोटों में सेंधमारी की बड़ी तैयारी, लेकिन किसकी इस बार बड़ी टेंशन? सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की जंग के बीच उत्तर प्रदेश में कुछ छोटे दलों ने मिलकर एक नए मोर्चे का गठन कर दिया। हालांकि जब से इंडिया गठबंधन बना था तब से इसकी सुगबुगाहट तेज थी कि कहीं ऐसा ना हो थर्ड टर्म बन जाए, और तीसरा मोर्चा अब बन ही गया। कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल की अपना दल कमेरावादी को लेकर के बातचीत जारी थी। वहीं अब पूरी तरीके से नजारा बदल चुका है। अब पल्लवी पटेल की बातचीत असदुद्दीन ओवैसी से हुई, और इस कदर हुई कि उन्होंने असदुद्दीन के साथ मिलकर नया फॉर्मूला बना लिया, पीडीएम, यानी कि समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। अपना दल कमेरावादी की नेता अब जहां असदुद्दीन ओवैसी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस गठबंधन में कुछ अन्य छोटे दल भी शामिल हो गए। अब इस गठबंधन की उत्तर प्रदेश में कम से कम 35 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना है। पल्लवी पटेल ने रविवार को साफ कहा कि उनकी रणनीति में वाराणसी और मिर्जापुर जैसी सीटें शामिल हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मिर्जापुर में खुद पल्लवी पटेल की बहन और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल एनडीए प्रत्याशी। पिछड़ों में कुर्मी बिरादरी के बीच आधार रखने वाली पार्टी अपना दल दो हिस्सों में बटी हुई है। एक का नेतृत्व केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के हाथ में, तो दूसरे धड़े की कमान उन्हीं की बड़ी बहन पल्लवी पटेल और मां कृष्णा पटेल के पास है। हालांकि ये जो तीसरा मोर्चा अब उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो गया है, ये किसका वोट बैंक काटेगा और कहां होगी सेंधमारी? क्या एनडीए पर भी पड़ेगा कुछ असर? ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। राजनीतिक विश्लेषक अनिल त्रिपाठी, सपा प्रवक्ता महेश कुमार। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। जी अनिल जी, जिस तरीके से अब तीसरे मोर्चे की एंट्री हो चुकी है, लगातार शुरुआत से ही कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट थी तीसरे मोर्चे की, लेकिन ये तीसरा मोर्चा बना असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल के बीच में। क्या लग रहा है ये नया फॉर्मूला पीडीएम कितना कामयाब होगा? देखिए, इसके लिए तो उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े दल के रूप में अपने आप को मान्यता देते हैं और कहते हैं कि हम सबसे बड़े दल हैं, समाजवादी पार्टी, ये उनकी जिम्मेवारी है कि उन्होंने पल्लवी पटेल को अपने से बाहर कैसे जाने दिया। पल्लवी पटेल की पार्टी को वो कैसे संतुष्ट नहीं कर पाए। जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके नेता सदैव कांग्रेस अनिल सर की आवाज बहुत स्लो है। लगाते रहते हैं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो बड़ा दिल नहीं दिखाती, हम बड़ा दिल दिखाते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि हम बड़ा दिल, कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम बड़ा दिल दिखाए हैं इस बार, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कोई बड़ा दिल नहीं दिखाया, जिसकी वजह से ये एक नया गठबंधन बन गया है। अब ये नया गठबंधन नुकसान किसका करेगा, फायदा किसका होगा? ये नया गठबंधन पाता है कितना जमीन में, ये तो बात की बात है, लेकिन नए गठबंधन से जो इंडिया गठबंधन है उस गठबंधन को नुकसान अवश्य होगा, ऐसा मेरा मानना है। और राजनीति में परसेप्शन से राजनीति होती है, और परसेप्शन ये चला गया है कि आप दलित विरोधी हो गए, आप मुस्लिम विरोधी हो गए, आप पिछड़ा विरोधी हो गए। अगर ये परसेप्शन जनता के बीच में ये गठबंधन कायम करने में सफल रहा तो इसका नुकसान तो सर्वाधिक अगर होगा तो इंडिया ब्लॉक का ही होगा, मेरा ऐसा मानना। रही बात एनडीए की, तो एनडीए गठबंधन ने तो पहले से अपनी तैयारी कर रखी है, उनके पास धन है, व्यवस्था है, सारी चीज़ें हैं, उन्होंने अपनी गोटी बैठा रखी। ये लोग बहुत विलम्ब है। हमको तो ऐसा लगता है कि लोकसभा का चुनाव ये लोग नहीं लड़ रहे जी। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया था वो 35 सीटों से ऊपर का परफॉर्मेंस नहीं था।
लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने आप को ये समझ लिया कि शायद वो 80 में 80 हरा सकते हैं, जबकि उनके गठबंधन मतलब उनके संगठन की स्थिति उससे अलग है। अब समाजवादी पार्टी को उतने में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उतनी ही सीटें लेनी चाहिए, बाकी छोटे दलों को भी अकोमोडेट करते, एक सीट अगर इनको दे देते, 2 सीट और किसी को दे देते, इस तरीके से अगर अकोमोडेशन करते तो लगता कि संपूर्ण विपक्ष उत्तर प्रदेश में अलग है और सत्ता पक्ष अलग है, उसका लाभ इनको मिलता। लेकिन अब है क्या कि ये तो इस नशे में है कि अरे सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा। तो राजनीति है, राजनीति में तो ये लोग वॉक ओवर जैसी स्थिति कर रहे हैं। अब आप देखिए ना, मुरादाबाद में इन्होंने कैंडिडेट कहाँ से बना दिया और किसको बना दिया, रामपुर की हालत देख लीजिए। चुनाव के शुरुआती दौर में ही उत्तर प्रदेश में विपक्ष की जो पोजीशन है उससे तो मुझे लगता है कि ये लोग जानबूझ करके जो है सत्ता उत्तर प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों की सीट ये भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कर रहे हैं। इसको कहते हैं आत्मसमर्पण। इन्होंने समर्पण पहले ही कर दिया है, जो दुखद है। जी महेश जी, जी क्या हो गया? पल्लवी पटेल को पहले तो समाजवादी पार्टी सहेज नहीं पाई, ये सवाल। दूसरी तरफ पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को अब अपनी नए गठबंधन में पीडीएम फॉर्मूला दिया। नहीं, देखिए एक चीज मैं आपको स्पष्ट बता दूं। जी वर्तमान चुनाव संविधान बचाने के लिए हो रहा है। वर्तमान चुनाव ये जो तानाशाही सरकार है इसको हटाने के लिए हो रहा है। वर्तमान चुनाव निश्चित रूप से ऐसे विषयों को लेके हो रहा है जिससे लोकतंत्र की रक्षा हो सके। जी अब इसमें जो भी छोटे दल हैं इनका अपना सोचना अलग है। आपने देखा कि बिना किसी मशवरे के पल्लवी जी 3 सीटें डिक्लेयर कर देती हैं। आपने देखा कि राज्यसभा के चुनाव में आधिकारिक जो प्रत्याशी हैं उनके विरुद्ध में जाकर के किस तरह से मीडिया में आकर के अनर्गल प्रलाप करती रही पल्लवी जी। आप समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीती हुई विधायक हैं, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। आपका सहयोग, आपको इतनी सीटें दी गई थी, आप एक सीट पर जीत के आई जहां समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो भी इन्होंने कंडीशंस रखी वो कंडीशंस निश्चित रूप से कहीं से मान्य नहीं था। आप सोचिए, इन्हीं की बहन है, छोटी बहन है अनुप्रिया पटेल, बीजेपी के साथ इतने दिनों से हैं और 2 सीट पर लड़ रही। इनकी जीत 3 सीट की थी जी। जबकि अभी ये संगठन जिस तरह का पैदा हुआ, जिस तरह का हुआ है, अब नहीं कोई मिला तो ओवैसी साहब को पकड़ लिया। ये जबरदस्ती की चीजें। ओवैसी साहब चुनाव यहाँ उत्तर प्रदेश में लड़ते रहे और आप लोगों ने देखा स्थिति क्या रही। तो मेरा मानना है कि देखिए ये 3rd फ्रंट 4th फ्रंट कहने के लिए जो भी फ्रंट है, लेकिन इस बारी चुनाव जो होने जा रहा है वो बाइपोलर होने जा रहा है। लेकिन अभी महेश जी, अभी लगातार सवाल कहीं ना कहीं, चाहे पल्लवी पटेल हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर एनडीए, सवाल सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के ऊपर ही उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने सबको कुछ दिया। आपको याद होगा जैन जी को राज्यसभा भेजा। पल्लवी पटेल ने तो दावा किया कि ये जो सीटें बढ़ी थी पिछले चुनाव में वो इन्हीं लोगों की वजह से बढ़ी थी, सपा की। इसके पहले जो हमारी सरकारें बनती रही वो भी इन्हीं की वजह से बढ़ती रही। भाई ऐसा तो है नहीं कि 2014, 2017 और 2022 में ही चुनाव हुए, इसके पहले भी चुनाव हुआ था और हमारी 236 सीटें थी, तब पल्लवी पटेल जी कहाँ थी। देखिए कहने के लिए तो आपके पास भाई जवान है तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ बोलते रहेंगे जी। कौन ऐसा गठबंधन का सहयोगी होगा जो इस तरह से मीडिया में आकर के, जिस दिन यहाँ राज्यसभा को चुनाव था, मीडिया में आकर के किस तरह से आप किस पर आक्षेप लगा रही हैं। आपकी मां को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने जब आप कार्यालय रही तो अपनी सीट पर बैठा कर जो सम्मान दिया गया, आप बताइए कहीं किसी को मिलता हो? आपको सम्मान में, आपके सम्मान में कहीं कमी रही हो तो बताइए। लेकिन जिस तरह से कोई भी अगर आपको बात करनी है तो जाकर के डायरेक्ट सड़क पर मीडिया में बात करेंगे तो गठबंधन धर्म कहाँ पालन हो रहा है? ठीक है। अगर आप इतनी ताकतवर हैं
तो ठीक है, ओवैसी साहब के साथ चुनाव लड़ रही है, आप देखिएगा परिणाम क्या होता है। किसी भी सीट पर मैं बता रहा हूँ आपको, 2000 से ज्यादा वोट मिल जाए तो बताइएगा आप। ठीक है। अब वोट किसका कटेगा हम नहीं जानते, जनता है। जनता इस समय दो मुद्दों पर वोट करेगी। एक, सत्ता को हटाने के लिए कि भाई जो मौजूदा सरकार है इसे कैसे हटाया जाए। दूसरा मुद्दा है कि सरकार रहे। ये दो मुद्दों पर लोग वोट करेंगे, ऐसे विचारधारा समाज में है। और मैं भी इधर क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जिस तरह का मनोभाव है। ये जितने लोग हैं, आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को हम लोगों ने चुनाव हारने के बाद विधान परिषद का सदस्य बनाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया। हासिल क्या हुआ मुझे? ये वो सीट भी गई। और स्वामी प्रसाद मौर्य जब निकले समाजवादी पार्टी से, रिजाइन किया, और पता नहीं किस बात से आहत थे, तो विधान परिषद की सीट भी रिजाइन किया। तो कहने का मतलब कि हम तो देते रहे, अब वो सीट हमारे पास आएगी। ठीक है। पल्लवी पटेल बहुत जल्दी से पूरे उत्तर प्रदेश की नेता बनना चाह रही हैं। उनके सामने कोई एक केवल जिस तरह का भाषा का प्रयोग करती हैं, एक आप ऐसे दल के साथ जिसने आपको छांव दिया, जिसने आपको आगे बढ़ाया, जिसने आपको सम्मान दिया, आप मतलब सरेआम मीडिया में जाकर के आप अनर्गल बातों का ठीक है। प्रयोग करती हैं। अनिल त्रिपाठी जी, देखिए महेश जी जो बातें कह रहे हैं जी। ये बातें अगर कही जाएंगी तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी। बिल्कुल। उनका अगर दावा है कि हम लोग अगर शामिल नहीं होते तो आपकी 2022 में उत्तर प्रदेश में ये स्थिति नहीं बनती, तो यह बात उनका दावा अपनी जगह सत्य हो सकता है। लेकिन आपकी जिम्मेवारी क्या थी? आपको तो एक एक वोट सहेज करके इस लोकसभा के चुनाव में लड़ना था। आपने जिनको सहेजने का प्रयास किया, आपने मनोज पांडे को सहेजा। मनोज पांडे अपने लिए वोट पाल सकते थे, और यह बात राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताई गई। कई लोगों ने भी बताया कि आपका यह व्यक्ति राज्यसभा चुनाव के समय भाग जाएगा। उन्होंने उसे नहीं माना। उसकी वजह क्या थी? आप या तो कम समझदार हैं, या तो अपने आदमी को तौल नहीं पाते हैं। जबकि लोग किसके लिए कहते रहे? जो इनके पुराने नेता थे ओम प्रकाश सिंह के लिए कहते रहे कि ओम प्रकाश सिंह राज्यसभा के चुनाव में भाग जाएंगे। वो नहीं भागे। जिसे आप मुख्य सचेतक बनाए थे, कल का लड़का, वो आपको दगा दे करके भाग गया। तो सवाल ये है कि आगना भागना, और ये किसकी? वो उनकी एक अपनी पार्टी है जी। अपना दल कमेरावादी। उसको स्वतंत्रता है कि वो उत्तर प्रदेश में अपने संगठन का, अपनी पार्टी का विस्तार करें, और उस विस्तारवादी व्यवस्था में आपने उनको इकोमोडेट नहीं किया, उनको एक दो सीटें नहीं दी। इसलिए अगर आप ये माने कि वो अपने संगठन को आपके संगठन में या तो विलय कर दें या तो आपके गुलाम हो जाएं, ऐसा कौन क्यों करेगा? जबकि उनकी एक बहन अपना दल के नाम से एक संगठन चला रही है, और उनके साथ माँ बेटी है, माँ बेटी एक संगठन चला रही हैं। तो उनको भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करनी है। तो उस राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं। अब रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, स्वामी प्रसाद मौर्य ने, मैं आपको महेश जी जवाब इसलिए दे रहा हूं कि आप इसको दुरुस्त करिए। स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ आए, वो तो कुछ पिछड़ों का वोट आपको दिला सकता था, लेकिन जो लोग आपकी पार्टी में रहते और राज्यसभा के चुनाव के समय आपको छोड़ करके चले गए, वो आपकी पार्टी को 5 वोट नहीं दिला सकते। चाहे उसमें राकेश सिंह हो, चाहे राकेश पांडे हो, चाहे मनोज पांडे हो, और अभी भी तमाम लोग हैं आपकी पार्टी में जो आपकी पार्टी को वोट नहीं दिला सकते हैं। बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 1000, 2000, 4000 वोट, किसी विधानसभा में 200, किसी विधानसभा में 500, इस तरीके का वोट आपको प्लस करा सकता था। उसने राजनीति की मापदंड को प्रतिष्ठित किया कि आपकी पार्टी से इस्तीफा दिया तो उसने विधान परिषद से भी इस्तीफा दिया। उससे कोई बात करने गया था क्या? पीडीए के ठेकेदार है आपकी पार्टी आज की तारीख में, तो वो भी पीडीए का आदमी था। क्या किसी ने उससे बात किया? और आपकी पार्टी के कई ऐसे नेता लोग थे जो तमाम नेताओं के छोड़ जाने के पहले आपकी पार्टी के जो नामो निशान, जो
निर्धारित करते हैं दिशा निर्देश, उनसे गालियां खाई है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी है, उनमें स्वामी प्रसाद मौर्य भी है। भाई ये क्या तरीका है? राजनीति में आप किसकी विरासत लेके चल रहे हैं? आप कहते हैं ना कि हम लोहिया की विरासत लेकर के चलते हैं, तो लोहिया ने किसी को गाली दिया है क्या? जनेश्वर मिश्रा ने किसी को गाली दिया है? अखिलेश यादव किसी को गाली देते हैं? मुलायम सिंह ने किसी को गाली दिया है? तो अब उनके इर्द गिर्द बैठने वाले लोग कैसे बिना किसी अनुमति के इन लोगों को गालियां बकेंगे? अच्छी बात नहीं है। आपको जिस ट्रैक पर आप चलना चाहते हैं उस ट्रैक के लोगों को तो कम से कम एक साथ एकत्र करके आप इस चुनाव के मैदान में जाते। हम तो ये मान रहे हैं कि आप बेहतर करते। जो शुरुआत से स्थिति बन रही थी, उस स्थिति में तो ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में 80 के जो रथ है, उस रथ को समेट करके 40-45 के आसपास ले आएगी। लेकिन आपका अहंकार समाजवादी नहीं रह गया, आपका तो कारपोरेट अहंकारवाद हो गया कि आप सोचते हैं कि जनता इनसे ऊप करके हमारे घर आएगी और हमारा राज तिलक कर देगी। गजब है भाई बात। ऐसा थोड़ी चलता है राजनीति में। हम लोग भी जेपी का आंदोलन देखे हैं, सब मुलायम सिंह के भी तमाम चीजें देखे हैं। मुलायम सिंह जी जमीन से उठे नेता थे। आखिरकार ऐसा मत करिए और ऐसी मत संभावनाएं बनाइए। अभी भी आपके पास अवसर है, आप पल्लवी पटेल जैसे तमाम लोगों से बात करके उनको एकोमोडेट कर सकते हैं। आप 80 में 60 सीटें लड़ रहे हैं, 62, कांग्रेस को आपने 17 दिया है, तो आप 62 सीटों पर जीतने नहीं जा रहे, बल्कि आप कमजोर हैं। तो आपको एक एक आदमी को, कहीं किसी को 1 सीट, कहीं किसी को 2 सीट दे करके अगर आप इस तरीके से खड़े होते तो अच्छा लगता। अब जनता आपको विकल्प के रूप में नहीं देख पा रही। वो जान रही है कि आप लोग जो है ऐसा धींगा मुश्ती का खेल खेल रहे हैं। तो ये मुश्किल घड़ी है। इस मुश्किल घड़ी में आपको एक एक मत को एकत्र करना होता है। आप एक एक मत एकत्र नहीं कर पा रहे और बता रहे हैं कि हम 80 सीट हराने जा रहे हैं। कैसे आप हरा पाएंगे? बड़ा मुश्किल काम है। इस मुश्किल काम को आपको संभल करके करना होगा और अपने नेताओं को बातचीत के पहले ये दिखाना होगा। भाई सबको देखिए, आपके यहाँ से प्रेस नोट जारी होता है प्रतिदिन, उसमें केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान, इस तरीके का बयान, जो बयान सतही स्तर का है। अब क्या कहा जाए? अब आप अपने आप को समझिए। इस तरीके थोड़ी आप इनको पराजय का मुंह दिखा पाएंगे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में। जी नहीं जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपकी बहुत सारी बातों से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं और चाहता हूं कि आप लोगों को जैसे लोगों का सुझाव मिलता रहे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को हमने पार्टी से निकाला नहीं सर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना रास्ता खुद ही चुना। जिस तरह से जिस समय वो पार्टी के सदस्य थे, राष्ट्रीय महासचिव थे, उनका जो भी स्टेटमेंट रहा, ना तो हमारे पार्टी के माध्यम से, ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उन्होंने कभी उनको कोई बात बोली होगी। हाँ, पता नहीं किस बात से दुखी होकर के उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के पीछे की क्या राजनीति रही, अब यहाँ मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, ये पार्टी फोरम का मामला है। लेकिन निश्चित रूप से वो उस पेड़ की टहनियों को अगर आप काटने का प्रयास करेंगे जिसके छांव में आप बैठे हैं, तो निश्चित रूप से ये खतरनाक स्थिति है। उस समय चाहे वो पल्लवी पटेल हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या मिस्टर राजभर जी हो, सब लोगों ने जिस तरह का षड्यंत्र बनाया था वो एक खतरनाक स्थिति थी। ये इस समय बीजेपी से लड़ने का निश्चित रूप से मेरा ज्यादा कर्तव्य बनता है और मैं लड़ रहा हूं। और ये मान के चलिए, जो लोग आज हमसे आ करके जिस तरह का भाई सौदेबाजी की जा रही है, वो एक खतरनाक स्थिति है। हम भाई उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमने पल्लवी पटेल जी को पूरा सम्मान दिया, चाहे ये मौर्य जी हों, उनको पूरा सम्मान मिला। मौर्य जी तो चुनाव हार गए, फिर भी हमने विधान परिषद में रखा, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। ठीक है, कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो इतना सम्मान देगी चुनाव हारने के बाद? हम आपके इस बात से सहमत हैं कि निश्चित रूप से मौर्य जी के समर्थक हर विधान महेश जी, आप शुरुआत से ये कह रहे हैं कि हारने के बाद भी हमने सम्मान दिया,
हमने पल्लवी पटेल को भी सम्मान दिया, सब कुछ किया, फिर क्यों साथ छोड़ दिया नेताओं ने आपका? दिक्कत यही है जी। आप देखिए, साथ छोड़ने का कारण समझ में किसी को नहीं आ रहा। चाहे वो जयंत चौधरी जी हो, जयंत चौधरी जी को राज्यसभा भेजा गया, कभी चुनाव नहीं जीते। चाहे वो मौर्य जी हो, चुनाव हारने के बाद भी हमने विधान परिषद में भेजा। पल्लवी पटेल जी को क्या सम्मान मिला ये जग जाहिर है। इसके बाद भी आप सोचिए, जिस तरह का बार्गेनिंग करी जा रही है, आप निश्चित रूप से आप अपने, भाई एक पार्टी है, आप अपने को बढ़ाइए, आप जनमानस में ठीक है महेश जी, जी ठीक है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी और बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव। पहले तो आप दोनों का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। सुनील त्रिपाठी जी, एक एक करके जो पीडीए का दम भर रहे थे समाजवादी पार्टी में, वही नेता अब समाजवादी पार्टी से अलग हो रहे, और अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ पल्लवी पटेल ने गठबंधन कर लिया और अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को नए रूप में प्रेजेंट किया पीडीएम। और अब समाजवादी पार्टी कह रही कि हमने इतना कुछ किया, तो क्या ये नेता समाजवादी पार्टी को ऐसे ही छोड़ के चले गए? देखिए स्नेहा जी, मैं महेश जी की बात सुन रहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का मकसद ही था समाजवादी पार्टी को कमजोर करना। जिन कारणों से, जिस वोटों के लोभ से अखिलेश जी इस बात को समझ नहीं पाए, वो समझ तब आया जब वो छोड़ चले गए। जी, जिस तरह से सनातनियों को टारगेट किया और हिंदू देवी देवताओं के को टारगेट किया, इससे अखिलेश जी को समझ जाना चाहिए था कि ये समाजवादी पार्टी को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि मिटाने के लिए आए हुए हैं। और शायद मेरा अपना अनुमान है कि उनके वक्तव्य के कारण ही कई दिग्गज नेता मजबूरियों में भाजपा का दामन थामे जाके, क्योंकि क्या समाजवादी पार्टी में अखिलेश सनातनी नहीं है? अगर नहीं है तो कोई बताए हमें। भले ही राजनीति में बहुत चीजें जान के अनजान बननी पड़ती हैं, वो अलग बात है, लेकिन मेरी समझ से 90% तो वहां सनातनी बैठे हैं। और जब आप किसी धर्म विशेष पर चोट करोगे स्नेहा जी, तो आदमी हर बात बर्दाश्त करता है, लेकिन जब उसके धर्म पे चोट आती है, दिल पे चोट आती है, फिर किनारा करना शुरू कर देता है। मैंने कई बार, जब से समाजवादी पार्टी में मौर्य जी प्रवेश किए थे, मैंने कई राष्ट्रीय चैनलों पर कहा कि मौर्य जी अखिलेश जी को बर्बाद करने के लिए आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं। और अगर ऐसा नहीं था तो बाबा बुलडोजर सारे लोगों पर चला। आखिर मौर्य जी क्या बहुत दूर थे उनके? अगर उनसे दूर बताइए। और रही बात पल्लवी पटेल की, देखिए, जिन नेताओं की इच्छा पूर्ति, महत्वाकांक्षा नहीं पूरी होती है, वो किसी दल में नहीं रहते हैं जी। और जो अपना घर छोड़ के आता है, उस व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो अपने वहां अपना ना हुआ, दूसरे क्या होगा? मैं कांग्रेस के प्रमोद तिवारी जी की चर्चा कर रहा हूं। पूरा जीवन प्रमोद तिवारी ने कांग्रेस में गुजार दिया अपना। ऐसे ही स्वर्गीय भगवती सिंह जी थे, समाजवादी पार्टी में रहे और अंतिम सांस तक उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ दिया। ये समाजवादी के पुरोधा थे। और जो दल बदल नेता आ रहे हैं, उन पे विश्वास अगर पार्टी शीर्ष नेता कर रहा है, तो मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं वो अपने साथ और पार्टी साथ धोखा कर रहा है। ठीक है जी। विवेक श्रीवास्तव जी, 2024 का महाभारत है और कहीं ना कहीं ये तीसरे मोर्चे की एंट्री ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी दावा कर रहे हैं कि इस बार सबके वोट बैंक में सेंधमारी होना तो लाजमी है। देखिए श्रेया जी, जहाँ तक ओवैसी साहब का सवाल है जी, ओवैसी साहब किस वर्ग के वोट में सेंधमारी करते हैं सबको मालूम है, सब जग जाहिर है। उनके आने से किसका नुकसान है ये सबको मालूम है। अभी मैं अनिल त्रिपाठी जी की बात को सुन रहा था। अनिल जी समाजवादी पार्टी से पूछ रहे थे कि आप किसी को जोड़ नहीं रहे, सब आपसे टूट के जा रहे हैं, 80 सीट लाओगे कहाँ से? जी, और महेश जी उसका कोई उचित उत्तर नहीं दे पा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 साल से उन सीटों पे काम करे जहां हम चुनाव हारे, उन बूथों पे काम कर रहे हैं जहां हम हारे, और जहां जीते हैं उन बूथों पे 370 प्लस का लक्ष्य लेकर के हम और हमारे बूथ अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में पूरी कार्यकर्ताओं की एक टीम लगी हुई है।
हम अगर कहते हैं कि 80 की 80 सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे तो हम अपने होमवर्क के दम पे कहते हैं, हम कोई हवाई बातें नहीं करते। किसी गठबंधन, किसी रैली, किसी चाचा, किसी भतीजे के समीकरण पे नहीं कहते। हमारा अपना होमवर्क है और हमने उस होमवर्क को मजबूत करने के लिए उन समान विचारधारा वाले दलों से या जिनके हमारे मतदाता समान हैं, उन सबको अपने हमने एनडीए अलायंस में लाने के लिए प्रयास किया और लाए हैं। हमारा बांड 1 और 1 11 का है जी। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे जयंत चौधरी जी हो, ऐसे तमाम समीकरण हमने हर राज्य में अपने एनडीए के समीकरण में लाए हैं और उस आधार पर हम कह रहे हैं कि भाजपा 370, एनडीए 400 पार। अब विपक्ष की समस्या ये है कि विपक्ष का कोई होमवर्क नहीं है, कोई रोड मैप भी नहीं है। ये जिन मुद्दों की चर्चा करते हैं उन मुद्दों का इनसे कोई सिरे से सरोकार ही नहीं है। विपक्ष कल तक जिसको भ्रष्टाचारी बता रहा था, तमाम विपक्ष के नेता उन्हीं की गोद में बैठ करके फोटो खिंचाने में आज गर्व महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री जिसको अदालत से सजा हुई, जहाँ तक मेरी जानकारी है अनिल जी, वो लालू यादव ही है। मेरे ख्याल से और कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं जिसको सजा हुई हो। अंडर ट्रायल बहुत लोग हो सकते हैं, मधु कोड़ा जैसे लोग, लेकिन सजा लालू को ही हुई है। लालू को हुई। और भ्रष्टाचार के लालू यादव पूरे देश में प्रतीक बन गए। चारा घोटाले में जी। गाय भैंस का चारा स्कूटर के नंबर पे ढोया गया, गाड़ियों पे। जांच हुई, जांच में कितने रोड़े अटकाए गए, तमाम उसके चर्चाएं पब्लिक डोमेन में हैं और उस पर तमाम सारी फिल्में भी बन गई, उनको सजा हो गई। कल जो लोग उनको भ्रष्टाचारी बताते नहीं थकते थे, आज उनके बगल फोटो खिंचा रहे हैं। तो विपक्ष का एक तो यू टर्न ये साफ जनता देख रही है। अब समस्या ये है कि जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहे हैं उनको भी विपक्ष लेकर खड़ा है। तो आखिर विपक्ष चाहता क्या है? विपक्ष क्या भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाना चाहता है? इतने दिन कांग्रेस की सरकार है, भाई कोई क्लाज और बना देती संविधान में। जैसे आपने चोरी से 370 बना दिया था, जैसे आपने चोरी से एक द्वीप श्रीलंका के हवाले कर दिया, जैसे आपने 42वां संशोधन कर दिया था विपक्ष को जेल में रख के, ऐसे कोई एक क्लाज बना देते कि भ्रष्टाचार यहाँ पे भारत में शिष्टाचार होगा और जो भ्रष्टाचार करेगा, राजनीतिक दल का व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा तो उसको जेल नहीं जाना पड़ेगा। अगर जेल भी चला जाता तो जेल से सरकार चलाएगा। यहाँ एक चपरासी भी अगर जेल चला जाए स्नेहा जी तो पहले सस्पेंड होता है। अगर उसकी 24 घंटे की कस्टडी हो रही है तो बिफोर कस्टडी उसको सस्पेंड किया जाता, तब उसको जेल ले जाया जाता है। यहाँ मुख्यमंत्री जेल में है, वो कहता वहाँ से सरकार चलाएगी और विपक्ष ऐसे मुख्यमंत्री की पत्नी को मंच पे खड़ा कर रहा है, भाषण दिलवा रहा है। अब आप समझ लीजिए कि विपक्ष के नैतिक पतन की पराकाष्ठा कहाँ तक जा चुकी है। ठीक है। ये कौन सा देश बनाएंगे, ये कौन सा राष्ट्र निर्माण करेंगे, युवाओं को कौन सा नैतिक मानदंड उपस्थित कराएंगे, ये सारी चीजें विचार रही है। बिल्कुल। हमने बहुत दम ठोक के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है। एक भी भ्रष्टाचारी हमारे शासन में बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है। विपक्ष की समस्या ये है कि विपक्ष के पास ना तो मुद्दे हैं ना वोट है, सिवाय गाल बजाने के इनके पास कोई काम नहीं है। ये कभी बम्बई में गाल बजाएंगे, कभी पटना में गाल बजाएंगे, कभी दिल्ली में गाल बजाएंगे और इससे निकलेंगे तो मोदी जी को गाली देंगे, हम लोगों को गाली देंगे। तो ये सारी चीज़ें जनता देख रही। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। ज़्यादा नहीं, कुछ दिन बीतने में ये ईवीएम की मैयत उठाएंगे, ये सारे काम ये करेंगे, लेकिन जमीन पे होमवर्क नहीं करेंगे। ठीक है। जनता से जुड़ने का कोशिश नहीं करेंगे। महेश जी, जी
जवाब। ये बात तो सही है कि भ्रष्टाचार केवल विपक्ष करता है। सत्ता पक्ष में जितने लोग हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे कर्नाटका हो, यहाँ कोई मतलब भ्रष्टाचारी रहे ही नहीं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ बोले, चक्की पीसिंग का पूरा स्टेटमेंट दिया गया। सत्ता पक्ष में आने के बाद वो कौन सी वॉशिंग मशीन है, पता नहीं किस ब्रांड की है, मोदी ब्रांड ही होगा, जिसमें जाने के बाद सब पूरा क्लीन चिट निकलता है। जब बीजेपी के लोग बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं, तो सबसे लगता है कि छोटा सा बच्चा भी, आप बताइए, विश्व शर्मा जी को लेकर के कितने पूरी बुकलेट छापी गई थी भ्रष्टाचार की। आज मुख्यमंत्री है प्रदेश के, मतलब इसमें बोलने में सबका मुंह बंद हो जाता है कि भाई वो भ्रष्टाचारी है कि नहीं है। अजीत पवार जब तक विपक्ष में थे तो उनको वार्निंग की जा रही थी कि अब ये जेल जाएंगे, चक्की पीसेंगे। अब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं तो कहीं कोई लेना देना नहीं है। छगन भुजबल, महाराष्ट्र में तो पूरी भ्रष्टाचार का आक्षेप जिस पर लगा, पूरी टीम आ गई और वो क्लीन चिट हो गया। कर्नाटक का आपको पता होगा, चुनाव के समय कितनी बातें की गई और बाद में उन्हीं को वापस लाया गया मान मुनव्वल करके। फिर प्रदेश का रिजल्ट क्या रहा? भ्रष्टाचारियों की एक जो लंबी फहरिस्त है। अब बीजेपी को ये लगता है कि किसी पर अनर्गल आक्षेप लगा करके, उसको भ्रष्टाचारी बता करके, एक आर्टिकल के तहत उसको ऐसे अंदर डाल लो कि बाद में उसका जमानत ही ना मिले उसको। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में क्या हुआ पिछली बार? चलती हुई कांग्रेस की सरकार से 25 लोग रिजाइन करते, इसमें कोई भ्रष्टाचार थोड़े हुआ। महेश जी, बीते चुनाव पे बाद में चर्चा कर लेंगे। मौजूदा चुनाव को लेकर के अगर चर्चा करें तो इंडिया विपक्ष में जो दल साथ थे वो धीरे धीरे साथ छोड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं नेहा जी, आप समझिए, मौजूदा हालात ये है कि बीजेपी को दूसरी पार्टियों के ला करके टिकट देना पड़ रहा है। उनके पास लड़ने के लिए आपने देखा होगा कितने लोगों ने मना कर दिया चुनाव लड़ने से। एक नहीं, अनेक ऐसे लोग थे जो चुनाव लड़ने से मना कर दिए। हमारी जो वित्त मंत्री है उन्होंने मना कर दिया, हमारे पास पैसे ही नहीं चुनाव लड़ने के लिए। कहने का मतलब मात्र ये है कि विश्व की जो सबसे धनी पार्टी है उसके जो वित्त मंत्री हैं उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। आपको हंसी नहीं आती इस बात पर कि जो सिटिंग एमपीज हैं वो मना कर रहे हैं, भैया अब हमको टिकट ना देना, मुझे पता है क्या होने वाला। ठीक है, तो मौजूदा समय जो स्थिति है, आपको बता दें, दो चीजें हैं इसमें। एक तो सबको ज्ञान हो गया है कि बारी, तो दूसरे पार्टी से लोगों को ला करके उनको बढ़िया से माला पहना करके उनको बलि का बकरा बनाया जाएगा। इस बारी आप देखिएगा स्थिति ये है, सबको पता है कि ये अपने चरम पर थे 2019 में, अब आगे इनका कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा महेश जी, ऐसे में अगर सवाल पूछा जाए कि उनकी पार्टी में तो कम से कम आ रहे हैं या वो ला रहे हैं, और जो इंडिया विपक्ष के साथ थे वो तो साथ छोड़ के जा रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं, क्यों? मैं वही आप उस पे जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं उसी पर जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए जी। मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहला काम करना होता है बीजेपी को कि किसी पर आक्षेप लगाए। फिर आप बीजेपी की बात बता रहे, मैं बीजेपी पे चर्चा ही नहीं कर रही हूँ। मैं वही बात कर रहा हूँ, आप सुनिए तो, मैं जो कह रहा हूँ उसको पूरा सुनिए तो उसमें उत्तर मिलेगा आपको। जी। बीजेपी को क्या करना होता है कि जैसे किसी को टारगेट किया तो उसके घर ईडी भेज दिया, सीबीआई भेज दिया, उसके बाद अपने पार्टी में मिला करके उसको टिकट दे दिया। इस बारी जो चुनाव होने जा रहा है, देखिए अब जनता बेवकूफ नहीं रही, वो समय गया जब आप अनर्गल बातों को लेकर के या ये कि भाई हमने किसान
सम्मान निधि दे दिए, 5 किलो राशन दे दिया। अब आदमी इतना बेरोजगार हो गया है, इतनी महंगाई झेल रहा है, उसे समझ में आ गया है कि होना क्या है। इनको अगर लगातार हम बर्दाश्त करते रहे तब तो घर का मतलब सबका तसला और वो तावा बिक जाएगा। तो हर आदमी को समझ में आ गया है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, मतलब पार्टी बदलने वाले दलों को भी समझ में आ गया कि कहाँ रहने में फायदा है, कहाँ रहने में नुकसान है। वो दबाव में आ करके ऐसा कर रहे हैं। देखिए, लालच एक ऐसी चीज होती है ना कि आदमी, देखिए जब आपके पास सत्ता होती है तो आप उसका दुरुपयोग करते हैं। इन्होंने जिस तरह का हथकंडा अपनाया, मतलब पल्लवी पटेल सपा का साथ छोड़ी, आरएलडी नेता ने सपा का साथ छोड़ा और तमाम नेताओं ने सपा का साथ छोड़ा, उसके पीछे बीजेपी है। आप ये बताइए, आरएलडी छोड़ी, आरएलडी के छोड़ने के पीछे का क्या मकसद है? अरे मैं जवाब आपसे मांग रही हूँ, आप मुझसे मत सवाल पूछिए। किसी को समझ में आएगा कि भाई हमने उनको जिताया टिकट दे करके, आज वो ओवैसी का वो तो यहाँ कहते उत्तर हैं प्रदेश में कि क्या है? आलोक रंजन को नहीं जिता लिया करके आप कुछ हासिल करने जा रही हैं? भाई ओवैसी यहाँ कोई महत्व रखते हैं? बीजेपी ने एक उनको प्लांट कर दिया है कि कुछ मुस्लिम वोट उनको भाई बताया जाता है कि बीजेपी के बीच टीम है वो, तो वो जो भी लोगों को बरगला करके 200-400-500 वोट काट लेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाले। ठीक है अनिल त्रिपाठी जी, क्या वाकई बीजेपी के मीटिंग में जाना है तो मैं छोड़ सकता हूँ? अरे भाई आप काहे छोड़ रहे हैं जब आप यहाँ एक जगह छोड़। मीटिंग में जाना है सर। सब छोड़ी ठीक देंगे है तो कौन ठीक है बैठेगा? अनिल त्रिपाठी जी, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रेशर में ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं, बीजेपी के प्रेशर में पल्लवी पटेल छोड़ रही हैं पार्टी, क्या वाकई क्या हो क्या रहा है? देखिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जी सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पहले भी दल बदल होते थे, लेकिन दल बदल होते थे समान विचारधारा वाले लोग समान विचारधारा वाले दलों में जाते थे। इसके बाद ही ये दल बदल विरोधी कानून आया, क्योंकि ये दल बदल का काम अधिकांश अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा यहाँ होता था। उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर इस तरीके के दल बदल के काम बहुत कम होते थे। तब लोग वैचारिक रूप से समृद्ध थे, और जब वैचारिक रूप से व्यक्ति समृद्ध होगा तो वो कभी भी दल छोड़ करके नहीं जाएगा। अब दूसरी बात रही, वर्तमान में भी बहुत से ऐसे नेता हैं जो 10-10 बार एमएलए रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, वैचारिक रूप से स्ट्रांग हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हैं, उनके घर सीबीआई, ईडी और या इनकम टैक्स क्यों नहीं जा रही? सवाल यह है कि आपने इतना कुकर्म किया है, इतना जनता का पैसा लूट करके, आपके पास एक झोपड़ी नहीं थी, आपने 4-4 महल खड़े कर लिए। कैसे खड़े कर लिए? तो सवाल तो यह भी खड़ा होगा ना, तो वो आदमी इसका फायदा उठाएगा। सवाल यहाँ इसका नहीं है कि अगर आप सोशलिस्ट थे, आप गांधीवादी थे, तो आपका तरीका भी तो दिखना चाहिए गांधीवादी। इनमें से किसी का तरीका नहीं दिखता। बताते तो हैं कि हम सोशलिस्ट हैं। कैसे सोशलिस्ट हैं? सोशलिस्ट नहीं, आप कैपिटलिस्ट हैं। सोशलिस्ट का चोला ओढ़ करके आपने कैपिटलिस्ट। आज भी अखिलेश यादव अपने आप को मुख्यमंत्री से नीचे नहीं मान रहे। वो जाते हैं, यात्रा करते हैं तो उनके लिए चार्टर प्लेन खड़ा रहता है, वो कारपोरेट दफ्तर चलाते हैं। सोशलिस्ट कभी इस तरीके का था। सोशलिस्ट सड़कें गर्म रखता था, हर मुद्दे पर जेल भरो आंदोलन, सड़क में लाठी खाता था। सड़क में लाठी खाने वाली केवल एक पार्टी थी, वो थी समाजवादियों की पार्टी। जिस समाजवादियों का नाम लेकर के आप समाजवादी पार्टी चला रहे हैं, उन समाजवादियों ने लाठी खाई। सबसे पहले आजादी के बाद जेपी बाबू ने लाठियां खाई, राजनारायण ने लाठियां खाई, और 77 के इमरजेंसी के चुनाव के बाद जब राजनारायण जी आए रायबरेली से लड़ने के लिए, तो राम शरण दास उनका चुनाव संचालक था। और एक शब्द कहा वहां लोगों ने कि आप कह दीजिए पुलिस और पीएसी का जो झगड़ा हुआ आर्मी से कानपुर में, उसमें जो पीएसी के लोग बंद हैं उनको हम छोड़वा देंगे तो आपको यहाँ मत मिल जाएगा, लोगों की संख्या बहुत है। उन्होंने कहा हम ऐसा कोई वादा नहीं करेंगे, और हम मत लेने आए हैं इंदिरा के कुशासन के विरुद्ध।
और उन्होंने कहीं भी वादा नहीं किया। आज तो किस तरीके के वादे हो रहे हैं, चाहे ये तरफ हो चाहे वो तरफ हो। सवाल इस बात का है कि आप वैचारिक रूप से जब समृद्ध लोगों को सत्ता में नहीं ले आएंगे तो क्या होगा। इन्होंने वैचारिक रूप से समृद्ध सत्ता में लाने का प्रयास किया। राज्यसभा में किसको भेजा जाता था कि भाई ये सोशलिस्ट राज्यसभा में जाएगा। जब आचार्य नरेंद्र देव के साथ बहुत से लोग कांग्रेस में शामिल हुए नेहरू जी के कहने पर कि आइए वैचारिक रूप से आप हमारे हैं, हम मिश्रित समाजवाद की धरोहर लेकर के चल रहे हैं, तो आप आइए इसमें। तो उसमें नंबर आया कि भाई किसको राज्यसभा भेजा जाए। तो एक पुराने सोशलिस्ट थे 85 साल के, हुआ कि इनको भेजा जाए। उन्होंने कहा भाई हमको क्या करें ना, ये नौजवान आदमी है चंद्रशेखर, इसको भेजिए। पहली बार चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में चुनाव लड़ करके जीत करके गए। अब आप भेज किसको रहे हैं, भेज रहे हैं उस महिला को, जयाप्रदा को, जिसका पति अमिताभ बच्चन मुलायम सिंह के मरने पर भी नहीं गया और वो टीवी पर विज्ञापन देता रहा, जिसका उत्तर प्रदेश में 2 वोट नहीं। अगर भेजना ही था तो ओम प्रकाश श्रीवास्तव जौनपुर के थे, उनके परिवार से किसी को भेजते। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के और पूरे सोशलिस्ट मूवमेंट को उन्होंने चलाया। किसी ऐसे व्यक्ति को भेजते कि जिससे लगता कि आप समाजवादी है भी। लाल टोपी पहन लेने से और ये जिम्मेदारी निपटा देने से मात्र काम नहीं चलता। हमारा मानना ये है कि समाजवादियों ने ऐसा सिस्टम अपना लिया है जिस सिस्टम की वजह से समाजवाद के नाम पर जो ये दुकान चला रहे हैं वो दुकान शीघ्र ही बंद न हो जाए। धन से कितने दिन दुकान चलेगी, पेड कर्मचारियों से कितने दिन काम होगा। अब आप भारतीय जनता पार्टी की अगर आप समता मिलाने लगे तो भारतीय जनता पार्टी में एक वैचारिक संगठन है जो वैचारिक रूप से लोगों को तैयार कर रहा है। उसको सत्ता से कोई लेना देना नहीं। आपकी सरकार आ जाए चाहे किसी तीसरे की सरकार आ जाए, वो उसको ईडी और सीबीआई इसका भी भय नहीं है, क्योंकि वो जो भी पैसा लेते हैं, जो भी व्यवस्था लेते हैं, वो जनता से लेते हैं और वो खुली व्यवस्था है। तो सवाल यह है कि आपका वैचारिक जो है वो सिस्टम फेल है। इसकी वजह से आप ये लोकसभा के चुनाव में दावा आप करते रहिए, आप अपनी बात आम जन तक नहीं पहुंचा पा रहे। इसलिए मैं नहीं समझता कि आप चुनाव में इनको किसी तरीके का कोई मात दे दें। अगर 2, 4, 10 सीटें इधर उधर हो जाएंगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी विवेक जी, ये भी आरोप बीजेपी पर ही, तीसरा मोर्चा बना, वजह बीजेपी। देखिए स्नेहा जी, बहुत से ऐसे दल हैं जी जो दूसरे मोर्चे में शामिल नहीं है, पहले में भी नहीं। क्या उनके लिए भी भाजपा जिम्मेदार है? उड़ीसा में बीजू पटनायक हमारे साथ नहीं है, नवीन पटनायक, बीजू जनता दल के नवीन पटनायक। ऐसे तमाम राज्यों में तमाम दल हैं जो न हमारे साथ है ना इनके साथ है। तो इसके लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं है। देखिए हमारा एजेंडा क्लियर है, हम अपने एजेंडे के साथ, अपनी विचारधारा के साथ अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। उसमें जो हमारे समान विचारधारा के आसपास के दल हैं उनको हम लेकर के सहयोगी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। जी जो भ्रष्टाचार के समर्थक हैं उनको लेके इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है। कुछ दल ऐसे जो ना हमारे साथ है ना इनके साथ है। ओवैसी ने एक नया गठबंधन किया है पल्लवी पटेल के साथ। जहां तक मेरी जानकारी, आज तक पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के सिंबल में विधायक है। अगर अखिलेश जो उनके इस गठबंधन से सहमत नहीं है तो उनको पल्लवी पटेल पे कार्रवाई करनी चाहिए। अनिल जी बैठे हैं, क्या उन्होंने कोई सदस्यता समाप्त किए जाने की कोई नोटिस विधानसभा अध्यक्ष को दी? ऐसी दी है? ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है। और कहते हैं कि हम भी, हमारी भी टीम है। हम तो कहते हैं सारा काम अखिलेश यादव का किया हुआ है। अखिलेश यादव ही समाजवादी पार्टी में रह करके समाजवादी पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। भाई पल्लवी पटेल अगर आज आपके विधायक होते हुए ओवैसी से गठबंधन कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आपने कोई पल्लवी पटेल के ऊपर कार्रवाई की क्या?
अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, और बताते हो हमारा ऐसा हम इसके पीछे हैं। ये सारी खेल के पीछे अखिलेश यादव हैं। वो जाने अनजाने समाजवादी पार्टी के ताबूत में अंतिम कील खुद हाथ से ठोक करके उसको निपटाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुलायम सिंह के कुकर्मों से जो बच फला फूला उसको अपने सामने हम मट्टी में मिला के तब जाए। ठीक है सुनील जी, जी तीसरा मोर्चा किसकी टेंशन बढ़ाएगा? देखिए स्नेहा जी, जी तीसरा मोर्चा अपनी स्वयं टेंशन बढ़ा रहा है। जिस दिन से इसका गठन हुआ है, जी चुनाव आयोग की तिथि घोषित होने तक आप देखिए कि आपस में लोग लड़ते झगड़ते भी रहे, और आज भी वही हाल है। कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है, और ज्यादातर विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। कल की रैली में आपने देखा होगा जी कि मोदी जी देश की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और जो विपक्षी गठबंधन है, कोई कह रहा कि मेरे बाप को जेल में डाल दिया गया, तो कोई कह रहा मेरी माँ के साथ ऐसा किया गया, कोई कह रहा कि मेरे पति को जेल में डाल दिया गया। तो क्या जनता यही सुनने ले बैठी है? जनता भी सवाल पूछती क्यों डाल दिया गया। स्नेहा जी, चुनाव का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी बिना साक्ष्यों के सबूतों के केजरीवाल जी को जेल नहीं भेजा होगा, क्योंकि वो जान रही है कहीं न कहीं इस देश में सहानुभूति के आधार पर वोट भी मिलते हैं, तो वो अपने वोट बैंक को खराब नहीं करते। बार बार विपक्ष जो है ईडी सीबीआई के नाम ले रहा है। जी मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि ईडी सीबीआई किसके घर जा रही है? किसी गरीब घर में जा रही है? बता दीजिए। क्या भाजपा की और एमएलए नहीं है? सबके जितने विपक्ष एमएलए एमपी हैं सबके वहां जा रही है। अरे ईडी सीबीआई तो हम नमन करते हैं कि उन्होंने तो दीवालों से नोट निकाल दिए, मशीन लानी पड़ी नोट गिनने के लिए। किसकी ये देन है? ये ईडी सीबीआई की देन है। वो पैसा देश के विकास में रहेगा जो लोग लूट लूट के बिस्तरों में दीवालों में कैद किए थे। तो विपक्ष कहीं रह नहीं रहा है, और 24 के चुनाव में मुझे तो लग रहा है कि विपक्ष एक कोने में बैठ जाएगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का तो हाल आप देख ही रही हैं, यहाँ भी लोग नेता रोज छोड़ जा रहे हैं। ये अखिलेश जी का नेतृत्व है, और उसी नेतृत्व की देन है कि इनके साथ कोई रहना नहीं चाह रहा है। शिवपाल जी को देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि शिवपाल जी के हाथ में अगर ये बागडोर होती, तो स्नेहा जी जो विवेक जी कह रहे हैं कि अंतिम कील ताबूत में लगेगी, ऐसा ना होता। शिवपाल जी पार्टी के परिपक्व नेता हैं और लोग बात समझते हैं, इसके बावजूद उनको भी किनारे कर दिया गया। तो जब आप धीरे धीरे अपनों किनारे करना शुरू कर दें, कोई पार्टी हो कोई परिवार हो, जब अपने किनारे हो जाते हैं, तो धीरे धीरे मुझे लगता है उसका भविष्य खत्म हो जाता है। जी यही हाल समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही है, और जब से अखिलेश जी ने बागडोर संभाली है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी क्या हाल हो रहा है ये किसी छिपा नहीं है। और मुझे व्यक्तिगत अफसोस भी होता है कि ये समाजवादी पार्टी ऐसे नेता ने खड़ा किया था जिन्होंने अपनी जीवन की यात्रा साइकिल शुरू की थी और हवाई जहाज पर खत्म किया। कैसे पार्टी खड़ी की होगी ये तो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी जानने होंगे, उनके सहयोगी जानने होंगे, लेकिन अखिलेश जी ने उनके भी अरमानों पर पानी फेर दिया, और जैसे सत्ता हासिल की है पूरा प्रदेश जान रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह से वो चुनाव में उतर रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि कहीं समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सामना कर पाएगी। और अगर कहीं सौभाग्य से निकल भी गई तो मैं फिर कह रहा हूँ 4-5 सीटें ज़्यादा समाजवादी पार्टी निकलेंगी नहीं। सबसे बड़ी गलती अखिलेश जी ने फिर किया कि कांग्रेस से समझौता कर लिया। अरे कांग्रेस का एक एमपी नहीं हो पाएगा उत्तर प्रदेश में, और डूबती हुई नाव पे अगर आप बैठोगे तो आपका भविष्य भी डूब जाएगा। लेकिन अब अखिलेश जी प्रबुद्ध हैं, पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं, जो निर्णय लेंगे उनके लिए वो अच्छा होगा, लेकिन समाज के लिए और पार्टी के लिए ये अच्छा नहीं है। जी फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें कि यूपी की राजनीति में ओवैसी की एंट्री तो हो गई है, लेकिन क्या वाकई ओवैसी की एंट्री पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति पार्टियों का खेल बिगाड़ देगी, या फिर ये कहें कि इस बार जो टेंशन वाली बात कही जा रही है वो सिर्फ विपक्ष के लिए ही होगी? क्योंकि जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी पीडीए का अपना नारा बुलंद करी है, ऐसे में पीडीए के नारे को अब कहीं ना कहीं धता उन्हीं के
साथी बता रहे हैं, और वो साथी जो अब उनका साथ भी छोड़ चले हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 का चुनाव जो बिल्कुल करीब है, यानी कि पहले चरण का मतदान शुरू होने वाला है, ऐसे में अब क्या करती है इंडिया गठबंधन, फिलहाल आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।